हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, देखिए, इस सेशन से पहले हमने जितने भी क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ी है वहां पर हमने काफी कुछ पढ़ा। तो उन चीजों का रेफरेंस लेके मैं आपको ये बताऊंगा कि 1857 के क्रांति के पीछे के कारण क्या क्या रहे थे, क्योंकि आजकल इस टॉपिक से क्वेश्चन कारणों से भी पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारण है जो कि 1857 की क्रांति के पीछे का भी माना जाता है। क्लियर है? तो उन कारणों का भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, टॉपिक है, तो ये आपको ध्यान से सुनना है। क्लियर है? चलो, तो आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। देखो, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, मुगल शासक कौन था। तो ये कुछ जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि उस समय कौन था। क्लियर है? तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, तो मेरी पहली जो हेडिंग होने वाली है 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी। तो इंग्लैंड की महारानी कौन थी, महारानी कौन थी? तो याद रखना, विक्टोरिया। क्या नाम था उनका? रानी विक्टोरिया। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री का नाम भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम था पामस्टन। ठीक है, क्या नाम था? पामस्टर। ये आपने याद रखना। क्लियर है? ठीक है, चलो, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि उस समय भारत का गवर्नर कौन था, यानी कि गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर तो नहीं होगा, गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने आपको बताया भी था कि उस समय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, जिसे अगले साल यानी कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत का पहला वायसराय बना दिया गया था। क्लियर है? तो ये वही है। अच्छा, फोर्थ यहां पे आपको पूछा जा सकता है कि मुगल शासक कौन था। मुगल शासक कौन था? तो आपको याद रखना है कि उस समय जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर, बहादुर बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो ये आपको 4 पॉइंट इसके याद रखने हैं। क्लियर है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। एंड मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ मैं आपको एक स्टार मार्क करता हूं, और उस स्टार मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है
कि इस 1857 की क्रांति में कहां के सैनिकों ने सबसे ज्यादा जो है वो हिस्सा लिया था। तो याद रखना, सर्वाधिक सर्वाधिक अवध के सैनिकों ने हिस्सा लिया। अवध के सैनिकों ने ने हिस्सा या फिर भाग लिया, या फिर मैं हिस्सा लिखता हूं, ठीक है, हिस्सा लिया। तो ये भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि कहां के सैनिकों ने यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो हिस्सा लिया था। तो आपको याद रखना है कि अवध के सैनिकों ने हिस्सा लिया। क्लियर है? तो ये आपका हो गया 1857 की क्रांति के समय। अब दूसरा जो पॉइंट है, इसके कारण, ठीक है, 1857 की क्रांति के पीछे के क्या क्या कारण यहां पे रहे थे, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1857 की क्रांति के कारण, ठीक है, कि क्या क्या यहां पर जो है वो कारण रहे थे। तो ध्यान से देखना, देखो अगर हम देखें तो जो हमारे लास्ट क्लास यानी कि जो हमने कल डिस्कस किया था कि भू राजस्व व्यवस्था यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण था जिससे किसान काफी आहत हुए, क्योंकि किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था। जो भी वो उगाते थे वो सारा का सारा अंग्रेजों को एज ए टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो मेरा पहला पॉइंट यहां पे रहने वाला है कि भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो उसके शासनकाल में यानी कि 1829 में सती प्रथा पर संपूर्ण रूप से रोक लगा दी गई राजा राम मोहन राय की हेल्प से। लेकिन सोचना कि उस समय जो रूढ़िवादी लोग थे, कहीं ना कहीं उनके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा था, क्योंकि उसमें प्रचलन ही यही था कि अगर कोई स्त्री, अगर उसका पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे सती होना ही पड़ता है। तो उस समय में ये प्रथा थी, या फिर आज के समय के लिए हम कह सकते हैं कि वो एक कुप्रथा थी। लेकिन सोचना कि उस समय जो लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, उनके लिए तो ये उनके धर्म में मतलब छेड़छाड़ करने जैसा था ना, ठीक है। तो इसका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक। और मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा पर रोक जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई थी विद द हेल्प ऑफ राजा राममोहन राय 1829 में। क्लियर है? तीसरा पॉइंट यहां पे आपने देखना है, देखो यहां पर जो अंग्रेज है ना, अब आपको पता है कि अंग्रेज यहां पे व्यापार करने आए, तो वो क्या करते हैं कि वो किसानों को मजबूर करते हैं कि तुम्हें यही उगाना है, क्योंकि इस पे काफी ज्यादा उन्हें मुनाफा होता था। जैसे कि नील की खेती आप सुनते होंगे कि किसानों पे प्रेशर बनाया जाता था कि तुम्हें नील की खेती ही करनी है। अब किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहता था, इसके पीछे का रीजन ये था कि अगर मेरी ये जमीन है और इस जमीन पे अगर मैं नील की खेती करता हूं, तो अगर इस साल मैंने यहां पर नील की खेती करी तो अगले साल या फिर नील की खेती के बाद ये जो जमीन है मेरी ये बंजर हो जाएगी। बंजर मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं उगेगा, फिर उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की खेती फिर नहीं की जाएगी, नहीं की जा सकती, क्योंकि उगेगी नहीं वो। तो कहीं ना कहीं यहां पर किसानों की जो जमीन है उसका नुकसान हो रहा है।
जिस कारण से किसान जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज थोपते थे उनपे कि तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जबरन जबरन वाणिज्य जबरन वाणिज्य फसलों का उत्पादन करवाना उत्पादन करवाना क्लियर है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पर अंग्रेज कहते हैं कि तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी, तुम्हें अफीम उगानी पड़ेगी, तुम्हें तंबाकू उगाना पड़ेगा, चाय की खेती, रेशम की खेती। तो किसानों को जबरन यहां पर उन्हीं फसलों की खेती करवाई जाती थी, यानी कि तुम्हें इसी की खेती करनी पड़ेगी। तो यहां पर किसानों पे अत्याचार हो रहा था काफी ज्यादा, और ऊपर से भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि जो भी सब टैक्स के रूप में देना पड़ता था। क्लियर है। अच्छा जी, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो देखो यहां पे मैंने आपको बताया था कि 1854 में एक यहां पर एक्ट लेके आया गया, और उस एक्ट का नाम क्या था? भारतीय डाक एक्ट। क्या नाम था उसका? भारतीय डाक एक्ट, या फिर भारतीय सेवा अधिनियम, और वो लेके आया गया था 1854 में। अच्छा, अब इस एक्ट में क्या बोला गया कि पहले क्या था कि पहले जो हमारे भारत के सैनिक थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए सैनिक काम कर रहे थे, उनके लिए डाक सेवा बिल्कुल निशुल्क थी। तो इस एक्ट के तहत यानी कि डाक सेवा अधिनियम के तहत निशुल्क सेवा निशुल्क सेवा पर निशुल्क सेवा पर रोक लगा दी गई। सेवा पर रोक लगा दी गई। और फिर यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ था डाक टिकट, यानी कि अब जो भी डाक जाएगी उसके ऊपर टिकट लगेगी, 5 रुपए की, 10 रुपए की, जैसे कि अभी लगती है। तो कहीं ना कहीं जो निशुल्क सेवा थी उस पर रोक लगा दी गई थी। तो यह भी एक कारण था, क्योंकि यहां पर अब भारतीय सैनिकों पर भी अत्याचार स्टार्ट हो गया था। अब इसके अलावा एक और बात थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भारतीय सैनिक भी थे और अंग्रेज सैनिक भी थे। तो यहां पर पार्शियलिटी ये की जाती थी कि अंग्रेजों की जो स्टार्टिंग में सैलरी थी वो 174 रुपए थी। कितनी थी? 174 रुपए थी। और जो हमारे इंडियन सैनिक हुआ करते थे, अगर वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक बन जाए तब जाके उनकी सेम सैलरी हुआ करती थी, यानी कि उनकी सैलरी कभी भी इससे ऊपर जाती ही नहीं थी, चाहे वो किसी भी पोस्ट में क्यों ना हो, क्योंकि यहां पर अभी पार्शियलिटी की जाती थी। तो पार्शियलिटी को भी देकर उनको लगा कि हाँ, हम भी सेम काम कर रहे हैं, लेकिन हम इंडियन हैं, हम नेटिव इंडियन हैं, या फिर हम नेटिव इंडियन रेजिमेंट के हैं, तो हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं? पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण था। इसके अलावा यहां पर जबरन भारतीय सैनिकों को कहा जाता था कि तुम अपनी दाढ़ी मूछ कटवा लो, क्योंकि अगर हम आज के समय में देखें तो जो बंदे क्लीन शेव होते हैं, तो ये क्लीन शेव वाली जो प्रचलन है ये कहां से आया?
भारत में अभी भी ऐसे काफी सारे प्रचलन हैं जो कि विदेश वाले ही फॉलो किए जा रहे हैं। क्लीन शेव कहां से आया ये बाहर से आया। उस समय जो भारत के लोग हुआ करते थे, वो दाढ़ी मूछ रखते थे वो। लेकिन अभी देखो क्लीन शेव है। क्लियर है। तो अंग्रेज कहते थे कि तुम्हें दाढ़ी मूछ कटवानी पड़ेगी, तुम्हें ये टोपी लगानी पड़ेगी। अब भारतीय लोगों को क्या कोई टोपी पहना सकता है क्या? नहीं पहना सकता। ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके पीछे का एक और रीजन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि एक पोस्ट का नाम रखा पादरी लेफ्टिनेंट। अब पादरी किसके होते हैं आपको पता है? ईसाइयों के होते हैं। और वहां पर कहा जाता था कि ये पोस्ट निकली हुई है, तुम आ जाओ यहां पे, पादरी लेफ्टिनेंट बन जाओ। यानी कि कहीं ना कहीं उनको पोस्ट का लालच देके धर्म परिवर्तन करने की भी यहां पर कोशिश अभी की जा रही थी। तो ये भी इसका कारण था। ठीक है। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल थे वहां पर भी बाइबल सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया गया था। तो यह भी इसका एक कारण था। और यहां पर धर्म को बदलने के लिए सबसे पहले जो टारगेट किया जा रहा था वो इकोनॉमिक, यानी कि जिनके पास पैसे नहीं थे, वीकर सेक्शन वाले। ठीक है, गरीब लोग, क्योंकि गरीब लोगों को सिर्फ खाना चाहिए, चाहे वो हिंदू रहकर, चाहे वो मुसलमान रहकर, चाहे वो क्रिश्चियन रहकर। तो सबसे पहले वो टारगेट कर रहे थे कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको यहां पे हम कन्वर्ट कर लें ईसाई धर्म में। तो इसके पीछे के धार्मिक कारण भी काफी सारे थे। तो मैं यहां पे लिखूंगा धार्मिक कारण। क्या लिखूंगा? धार्मिक कारण। आप ये मत सोचना कि ये सिलेबस में नहीं है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इनमें से कौन सा कारण है, तब कम से कम आप वहां पे लिख तो पाओ ना, कम से कम एलिमिनेशन मेथड से कम आप वहां पे उसको पहचान पाओ। तो उस लेवल का मैं आपको बना रहा हूं। क्लियर है? तो धार्मिक कारणों के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि कहा जाता था कि दाढ़ी मूछ आपको कटवा लेनी है। ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि नेटिव इंडियन, नेटिव इंडियन या फिर भारतीय मूल के सैनिकों पर, भारतीय मूल के सैनिक के सैनिकों पर जबरन वेशभूषा, भेष, देख लेना इसको कैसे लिखते हैं, वेशभूषा। आई थिंक ऐसे लिखते हैं, भूषा, आई थिंक। ठीक है, बाकी देख लेना इसको कैसे लिखते हैं। तो वेशभूषा बदलने, बदलना। ठीक है। इसके अलावा पादरी लेफ्टिनेंट की पोस्ट निकाली गई कि अगर ये पोस्ट निकालेंगे तो अगर भारतीय मूल का कोई सैनिक यहां पर आता है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कन्वर्ट होके ही आएगा। तो ये भी इसका एक कारण था। तो ये धार्मिक कारण रहे थे, यानी कि धार्मिक रूप से भी यहां पर भारतीय सैनिकों को भी धर्म बदलने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। अब इसी में हम लिखेंगे कि बाइबल कंपल्सरी कर दी गई, या फिर मैं लिखूंगा जरूरी कर दी गई। बाइबल सभी शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में संस्थानों में जरूरी कर दी गई।
जरूरी कर दी गई। तो ये भी इसका एक कारण था। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा? धार्मिक कारण। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि 1856 में विधवा पुनः विवाह पुनः विवाह अधिनियम अधिनियम और इस अधिनियम के तहत कहा गया कि जितनी भी विधवा महिलाएं हैं वो पुनः विवाह कर सकती है। लेकिन सोचो कि उस समय जो रूढ़िवादी लोग थे उनके लिए तो ये एक उनके धर्म में हस्तक्षेप करने वाली बात हो गई, क्योंकि उस समय कहते थे कि जो विधवा हो गई उसको तो सती होना पड़ेगा। अब वो भी बंद करवा दी। अब अंग्रेजों ने एक अधिनियम भी पारित कर दिया कि जो विधवा है वो पुनः विवाह भी कर सकती है। तो सोचो उस समय के जो रूढ़िवादी लोग थे वो क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक हस्तक्षेप भी कर रहे थे। तो ये कुछ कारण थे जिससे हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई। और सबसे बड़ा कारण अभी मैं लिखना भूल गया। ठीक है, तो वो कौन सा कारण है? वो कारण है आपका एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय एवं सुअर का मांस सुअर का मांस का प्रयोग होना का प्रयोग होना प्रयोग होना। ठीक है भाई, तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका कारण था, क्योंकि जो कारतूस है उसको ऐसे उखाड़ कर मुंह से उखाड़ना पड़ता है उसको, तब जाके उस एनफील्ड राइफल में भरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गाय और सुअर का मांस मुंह से उखाड़ना। ठीक है, आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। तो ये भी एक धार्मिक अपनी हस्तक्षेप होने वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये कुछ कारण रहे जिससे कि यहां पर इस क्रांति को और बढ़ावा मिला। ठीक है, इस क्रांति को और बढ़ावा मिला। चलिए, बैटरी डेड हो गई थी तो चार्जर लगाया है। तो ये थे कुछ इसके कारण जिसके कारण से 1857 की क्रांति हुई। क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और उस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इस क्रांति का आरंभ कहां से हुआ। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का आरंभ। ठीक है, देखेंगे यहां पे। देखो, तारीख थी 29 मार्च 1857। तारीख थी 29 मार्च 1857 और
34वीं नेटिव इंडिया रेजिमेंट के एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। ठीक है, चलो। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो मंगल पांडे थे वो किस सैनिक छावनी से थे? तो बैरकपुर छावनी से थे। ठीक है, तो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इंडियन एनआई रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेजों की क्या करवा दी? बस करवा दी। क्या करवा दी? बस करवा दी। ठीक है, तो दो नाम आपको याद रखने हैं कि मंगल पांडे ने दो ऐसे अंग्रेजों को मारा जिनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग एंड सार्जेंट हुसन। लेफ्टिनेंट बाग एंड सार्जेंट हुसन। तो इन दोनों लोगों को मंगल पांडे ने उड़ा दिया। और उससे 10 दिन बाद मंगल पांडे को यानी कि 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। और उससे 32 दिन बाद यानी कि 10 मई 1857 में मेरठ से भर भर के सैनिक जाते हैं और कूच करते हैं वो दिल्ली में। और दिल्ली में जाके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया? 1857 की क्रांति का आरंभ तो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से बैरकपुर सैनिक छावनी से सैनिक छावनी से 34वें एनआई, एनआई मतलब नेटिव इंडियन, ठीक है, एनआई यानी कि नेटिव इंडियन रेजिमेंट के रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने, किसने? नाम याद रखना, मंगल पांडे ने अंग्रेजों की बस कर दी। यानी कि मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बस और क्या नाम था? लेफ्टिनेंट, मैंने क्या बताया आपको? लेफ्टिनेंट यहां पे बास नहीं होगा, बाग होगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग। तो लेफ्टिनेंट बाग और सोर्जुन सोर्जुन हुसैन को गोली मार दी। गोली मार दी और उससे लगभग 10 दिन बाद यानी कि 8 अप्रैल 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। फांसी दे दी जाती है। दे दी जाती है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि लगभग 32 दिन बाद यानी कि 10 मई 1857 ईस्वी में
मेरठ के सैनिकों ने मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली की तरफ कूच की, दिल्ली की तरफ कूच की। ठीक है, और बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, और यही अंतिम मुगल शासक था, क्योंकि बाद में अंग्रेज, पता है आपको कि 1857 की जो क्रांति थी, बाद में अंग्रेजों ने उसको कंट्रोल कर लिया था। लेकिन फिर भी ये क्रांति हुई, इतनी बड़ी क्रांति हुई, तो ब्रिटिश की जो महारानी थी, रानी विक्टोरिया, अभी उनका जो विश्वास इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे था, वो टूट चुका था। बेशक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्रांति को दबा दिया था। ठीक है, बाकी आगे की कहानी आपको पता है। चलिए, तो टॉपिक पे आते हैं। तो बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पक्का डालेगा। क्लियर है? ठीक है, चले फिर आगे। चलिए, अब हम बात करेंगे कि किस किस क्षेत्र से, क्योंकि अब ये क्रांति दिल्ली तक सीमित नहीं थी, दिल्ली तक ये क्रांति सीमित नहीं थी, काफी अलग अलग क्षेत्रों से भी इस क्रांति को सहयोग मिला था, जैसे कि दिल्ली, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद। ठीक है, तो काफी सारी जगह थी जहां से इस क्रांति को बल मिला था। तो उस क्षेत्र से कौन कौन क्रांतिकारी नेता थे, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर है? चलें फिर आगे। चलो, तो एक तरफ मैं लिखूंगा यहां पे क्षेत्र, ठीक है, और एक तरफ मैं लिखूंगा क्रांति, क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी नेता। देखो, इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हैं और आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं दोनों माध्यम आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो, अगर इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे। देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा, दिल्ली से बहादुर गया, साथ में लखनऊ की बेगम आ गई, साथ में कानपुर के नाना आ गए। अब इन तीनों ने क्या किया कि तोहफें ली। क्या ली? तोहफें। क्या ली? तोहफें ली, यानी कि तात्या टोपे, ग्वालियर से। इसके बाद में बिहार के जगदीशपुर से एक कुंवारा राजा था, यानी कि राजा कुंवर। रानी की, सॉरी, झांसी की रानी आई, लक्ष्मीबाई। और साथ में इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद से इन्होंने खत लिया। और आगे लास्ट में क्या है कि इन्होंने जो है वो बरेली में जाके खाना खाया। तो बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान। कौन थे? तो खान बहादुर खान, ये बरेली से थे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, बहादुर। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये कहां से थे?
ये थे आपके दिल्ली से। कहां से थे? तो दिल्ली से। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे मैंने क्या बोला? तो लखनऊ की बेगम, बेगम हजरत महल, तो ये कहां से थी? तो ये थी कहां से? तो लखनऊ से, लखनऊ। ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन था? तो कानपुर से नाना, नाना साहब, नाना साहब। ठीक है, जिनको कि धोंदू पंत के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? धोंदू पंत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा धोंदू पंत के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये कहां से थे? तो ये थे कानपुर से। कहां से? हम तो कानेपुर से हैं भाई, कानपुर। क्लियर है? अब आगे ये क्या है? ये तोहफे हैं। तो तोहफे का मतलब क्या हुआ? तात्या टोपे। तोहफे का मतलब क्या हुआ? तात्या टोपे, तात्या टोपे। ये कहां से थे? ये थे ग्वालियर से। कहां से? ये ग्वालियर से थे। ठीक है, तो ग्वालियर। इसके बाद में आगे कौन है? तो रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई, तो ये कहां से थी? झांसी से। कहां से? झांसी से। ठीक है। उसके बाद बिहार जगदीशपुर से कुंवारा राजा था, यानी कि राजा कुंवर सिंह। ये कहां से थे? ये थे आपके बिहार जगदीशपुर से। तो बिहार जगदीशपुर, जगदीशपुर से थे। ठीक है। और आगे देखो, यहां पर खाया खाना, सॉरी खत। ठीक है, यहां से लिया खत, तो लियाकत अली, लियाकत अली। ठीक है। तो कहां से लिया खत? तो ये लिया था इलाहाबाद से। कहां लिया, कहां से लिया था? तो इलाहाबाद से ये खत लिया था। तो मैं यहां पे लिखूंगा इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से खत लिया, इलाहाबाद से खत लिया, यानी कि लियाकत अली। एंड लास्ट में बरेली में जाके खाना खाया, यानी कि खान बहादुर खान। मैं यहां लिखूंगा खान बहादुर खान। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो। मैं फिर से आपको बोलूंगा कि दिल्ली से बहादुर आया, लखनऊ से बेगम आई, और कानपुर से नाना आए। साथ में ग्वालियर से ली तोहफे, तोहफे का मतलब तात्या टोपे। उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई साथ में आ गई। बिहार के जगदीशपुर से कुंवारा राजा था, वो कहता है कि मैं तो कुंवारा हूं, तो कोई भी मेरे ऊपर नहीं है, मतलब जिम्मेवारी नहीं है किसी की भी, तो मैं भी क्रांति के साथ जुड़ूंगा। तो जगदीशपुर से राजा कुंवर सिंह भी आए। फिर इलाहाबाद से जाके खत लिया कि हाँ भी इस खत में क्या क्या लिखा हुआ है, कि वहां पे जाना है, वहां पे जाना है। तो इलाहाबाद से लियाकत अली खां। तो फिर बरेली में जाके खाना खाया। तो बरेली में जाके खाना मतलब खान बहादुर खां। तो इस प्रकार से आप 8 क्षेत्रों से और उन क्षेत्रों के क्रांतिकारी नेताओं के नाम याद रख सकते हैं। तो मैं यहां पे इसको लिखूंगा, तो ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूं अभी। ठीक है भाई, तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली याद नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टली उनको याद नहीं होता। तो ट्रिक हम साथ साथ में आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, ट्रिक हम आपको साथ साथ में प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे बेसिकली ये ट्रिक नहीं होती, ये एक तरीका होता है याद करने का।
क्लियर है? चलो फिर, मैंने क्या बोला? दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, लखनऊ से बेगम, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। क्लियर है? तीसरा है आपके पास कानेपुर से, यानी कि कानपुर से नाना साहिब, जिनको हम धोंधू पंत के नाम से भी जानते हैं, धोंधू पंत के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आगे है आपके पास ग्वालियर से, क्योंकि ग्वालियर से इन्होंने फिर क्या लिया? 3 लोग आए थे स्टार्टिंग में, फिर तोहफे ली, तो ग्वालियर, तो ग्वालियर से तोहफे यानी कि तात्या टोपे, तात्या तात्या टोपे, ठीक है, जिनको कि हम रामचंद्र, ये भी आपको याद रखना है, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। 4 हो गए। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, तो ग्वालियर से इन्होंने तोहफे ले ली, बाकी उसके बाद एक लेडी साथ में जुड़ी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उसके बाद बिहार, जगदीशपुर, जगदीशपुर, जगदीशपुर से राजा कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह, ठीक है, फिर उन्होंने इलाहाबाद में जाके खत लिया, इलाहाबाद में जाके खत लिया, तो लिया खत यानी कि लियाकत, ठीक है, लियाकत अली खान, ठीक है, फिर बाद में जाके बरेली में पहुंच गए, और बरेली में जाके इन्होंने क्या खाया? खाना खाया, यानी कि खान बहादुर खां, खां बहादुर खां, बहादुर, खान बहादुर खां, आई थिंक खां ही होगा ये, ठीक है, तो खां बहादुर खां। तो इस प्रकार से आपको 8 क्षेत्रों के 8 क्रांतिकारी नेताओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है? ठीक है, बाकी इसका यानी कि इस क्रांति का अंत क्या हुआ? क्रांति तो चली, लेकिन कहते हैं कि बीच वाले हिस्से में रही है, ठीक है, जैसे कि अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो क्रांति है, ये सिर्फ इतने इतने हिस्से में रही थी, ये इतने इतने हिस्से में, ना ही साउथ से सपोर्ट मिली और ना ही नॉर्थ से सपोर्ट मिली, बस अगर इस तरफ से भी सपोर्ट मिल जाती, इस तरफ से भी सपोर्ट मिल जाती, तो अंग्रेजों को भगा देती। तो मैंने क्या बोला कि नॉर्थ से भी सपोर्ट नहीं मिली थी, तो जब हमने हिमाचल जीके पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ जगहों पर
1857 की क्रांति में हेल्प मिली थी, लेकिन कुछ जगह पे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है? तो जिस कारण से इस क्रांति का अंत भी कैसे हुआ कि कुछ नहीं हुआ, बस रिजल्ट ये आया कि पहले मालिक और था, फिर कोई और बन गया, लेकिन फिर भी हमारा देश गुलाम ही रहा। इसके अगले साल क्या हुआ? 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और इस एक्ट के तहत क्या कहा गया कि अब भारत का जो शासन होगा वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन करेगी। कौन करेगी? तो ब्रिटिश क्राउन करेगी। ठीक है? यानी कि रानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। क्लियर है? तो ये थी 1857 की क्रांति और जो हमने इस क्लास में पढ़ा है बस आपको वही पढ़ना है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? तो हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि 1858 के बाद आपको पता है कि एक नया नाम सामने आया था, वायसराय। वायसराय। तो हमारे भारत में जितने भी वायसराय बने थे उन्होंने अपने शासनकाल में कौन-कौन से काम किए, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट की जो क्लास होगी वहां पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।